So good morning everyone. Today we are going to revise or restart the basics of light. Okay. आपको पिछले लेक्चर में आपने रिफ्रैक्शन देखा था, हालांकि रिफ्रैक्शन इस पिक्चर का सेकेंड पार्ट है और दोनों इतने सेपरेट है कि इसको दोनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पढ़ाया जा सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है. बट चूंकि रिक्वेस्ट आई थी कि रिफ्लेक्शन के बारे में बताने को, तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ. बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें, ताकि एक साइड से रिफ्लेक्शन और दूसरे साइड से हमारा रिफ्रैक्शन खत्म होता रहे. ठीक है. आपके ऑप्टिक्स में दो मेन चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन हमने शुरू किया रेगुलर क्लासेस में और आज की क्लास में हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे और फिर दोनों को मर्ज करके दोनों के इफेक्ट को स्टडी करेंगे. ठीक है. चलिए, तो जो चैप्टर है हमारा ऑप्टिक्स, वो ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं. और लाइट, आपको पता है कि लाइट एक एनर्जी है, जैसे बहुत सारी एनर्जीज और आप लोग जानते होंगे. ठीक है. जिस तरह की एनर्जीज होती हैं, जैसे साउंड एनर्जी आपका हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ऐसे ही एक एनर्जी है लाइट एनर्जी. ठीक है. अब अगर एनर्जी है तो एनर्जी कम्युनिकेट करेगी. जैसे आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी एनर्जीज को ट्रांसफर करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है. जैसे साउंड एनर्जी, आपको पता होगा कि मून पे हम लोग नहीं सुन सकते एक दूसरे को. अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ मीडियम नहीं है. बट यहाँ पे अगर सुन पा रहे हैं तो मीडियम है. यहाँ पर जो आपका फ़ोन या जो ईयरफोन आपने लगा रखा है, उसके थ्रू वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, वाइब्रेशन आपके कानों में जा रही हैं और आप सुन रहे हैं. ठीक है. लाइट जो है एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है, एक ह्यूज एनर्जी का सोर्स है, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, बट वो मीडियम में भी ट्रेवल कर लेता है. मतलब ये मीडियम के बिना भी ट्रेवल कर सकता है, मीडियम के में भी ट्रेवल कर सकता है. इसका सबसे बड़ा प्रूफ सन से आने वाली लाइट, आपको पता ही है. सन से अगर लाइट अर्थ तक पहुंच रही है तो बीच में बहुत सारे मीडियम नहीं है. ठीक है. तो जब लाइट के बारे में स्टडी शुरू हुआ तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था कि लाइट के नेचर को लेकर कि लाइट जो है वो कौन सा नेचर परफॉर्म करती है. दो तरह के नेचर लोगों के सामने थे. एक था कि बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करने वाले छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है लाइट, और लाइट बिल्कुल एक बॉल की तरह, पार्टिकल्स की तरह वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं. और एक लोगों का थ्योरी था कि लाइट जो है एक वेव की तरह ट्रेवल करती है, इस तरह ट्रेवल करती है. ठीक है. तो लाइट के दो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर थे. एक था हमारा पार्टिकल नेचर, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, बोले गए कि लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट और हाई एनर्जी में मोशन कर रहे हैं. उन पार्टिकल्स को बोला गया फोटॉन्स. ठीक है, फोटॉन्स. और दूसरा नेचर था वेव नेचर, जहां पे बोला गया लाइट जो है एक वेव की तरह ट्रैवल कर रही है, और इससे बोला गया वेव नेचर. ठीक है. तो मुद्दा ये था कि दो थियरीज प्रोजेक्ट की गई. पहला था पार्टिकल नेचर, दूसरा था वेव नेचर लाइट के बारे में. अब कौन सही है कौन सा गलत, लोग अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने एग्जाम्पल्स दिए, बड़े बड़े लोग शामिल हुए, फाइनली डिस्कशन हुआ, कंक्लूजन हुए, बहुत सारे विवाद हुए. फिर एक बात समझ में आई, लोगों ने जो बोला कि लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है. जब कुछ नहीं निकला तो लोगों ने बोला कि लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है. मतलब लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है. उसके कुछ फिनोमेना, कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमारी लाइफ में है वो एज अ पार्टिकल की तरह है. जैसे एक पार्टिकल होता लाइट, वैसा बिहेव करती है. और कुछ फिनोमेना ऐसे जैसे वेव की तरह बिहेव करती है. ठीक है. तो जो आपके 10th के सिलेबस में है, जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ये दोनों फिनोमेना है, ये लाइट के सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर को सही साबित करते हैं, वेव नेचर को नहीं मानते हैं. मतलब ये जो फिनोमेनाज हैं, जो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं हम लोग, वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं. बात समझ में आई. तो ये तो होगी लाइट के बारे में बात कि सर लाइट का नेचर क्या है. लाइट एक एनर्जी है. ठीक है. लाइट की स्पीड आपको पता होगी, लाइट की स्पीड कितनी है, सब बेसिक बातें मैं लाइट के बारे में बता रहा हूँ आपको. लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, विच लाइट इज द फास्टेस्ट ट्रैवल्ड थिंग इन दिस वर्ल्ड. ठीक है. इससे ज़्यादा तेज अभी तक ह्यूमन ने कुछ नहीं ढूंढा है. लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. ये हमने रिफ्रैक्शन वाले उसमें भी बताया था आपको, अभी बता दे रहा हूँ कि लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है. ठीक है. तो ये सब बेसिक बातें हो गई लाइट के बारे में, जो हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं. मतलब अब जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे या रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जो भी कुछ पढ़ेंगे, उन सब में लाइट का जो नेचर माना गया, कौन सा माना गया है, पार्टिकल नेचर माना गया है, भूलना नहीं है. ठीक है. इसके बाद बिफोर स्टार्टिंग दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये समय है यहाँ पे आने में, इसके पहले हम लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी, कुछ टर्म्स से समझने पड़ेंगे, ताकि हम लोग ऑप्टिक्स में आगे टेक्निकली बात कर पाएँ. ठीक है. जैसे एक चीज़ आती है, एक चीज़ होती है सोर्स. पहला जो जाने वाली चीज़ है वो है, इसका नाम है सोर्स. कि सोर्स क्या होता है सर. देखो ऑप्टिक्स में अलग अलग सोर्स का मतलब होता है, जनरल इंग्लिश मतलब होता है कि सोर्स से
सोर्स वो चीज़ होती है जहाँ से कोई चीज़ मिल रही हो हमें। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि माय फादर इज़ माय सोर्स ऑफ इनकम, मतलब उनसे मुझे पैसा वो मुझे पैसा देते हैं, मुझे पैसा मिलता है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं पार्क आर द सोर्स ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन। जो पार्क्स होते हैं, मतलब जैसे अम्बेडकर पार्क हो गया, वी पार्क हो गया, वहाँ पे हम चाहेंगे तो हमें ऑक्सीजन के सोर्स है, वो ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे ही सोर्स का मतलब लाइट के चैप्टर में बहुत सिंपल है कि वो चीज़ जो हमें लाइट दे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपको पता है कि हम ये दुनिया देख रहे हैं, जो भी नज़र हमें आ रहा है, नज़र हमें कोई चीज़ तभी आती है जब उस पर लाइट पड़े और लाइट पड़ के हमारी आंखों में पहुँचे। तो जब लाइट में जब लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो लाइट हमारी आंखें जो हैं, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़कर हमारी आंखों में पड़ती है तो हमारी आंखें ये आइडेंटिफाई या समझ नहीं पाती हैं कि वो उसी की लाइट है या उस पे पड़ के आ रही है। दोनों में बहुत डिफरेंस समझना। एक कैंडल है, कैंडल हमें नजर आ रहा है क्योंकि उससे लाइट निकल रही है और ये लाइट उसी की है। एक ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पर लाइट पड़ रही है और पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों में पहुंच रही है। आपकी आंखों में नहीं पहुंच रही, इस कैमरे की रिकॉर्डिंग से पहुंच रही है और वो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। फिलहाल मेरे लिए लाइट मुझ इस पे पड़ रही है और पड़ के मेरी आंखों में पहुंच रही है। मेरी आंखों में पहुंच तो रही लाइट, मुझे मेरी आंखों को लग रहा है कि यहीं से लाइट आ रही है, बट ये लाइट इसकी नहीं है, ये किसी और की लाइट को लेकर के रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो मतलब ऑप्टिक्स में सोर्स का मतलब होता है जहां से लाइट आए, सिंपल सी बात है। उसकी है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, जहां से लाइट आएगी। आगे जाके आप लोग पढ़ोगे ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट इमेज चलता रहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट उस चीज सोर्स को ही बोलते हैं। वो चीज जहां से लाइट आ रही है उसकी है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन वहां से लाइट जहां से आएगी उसको हम बोलेंगे सोर्स, ठीक है। फिलहाल हमारे सोर्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया, वो चीज जहां से लाइट आएगी। अब हो सकता है कि लाइट जो हो ओरिजिनली वहीं से आ रही हो, मतलब वहीं से पैदा हो रही हो सकता है कि लाइट जो हो बोरोड हो, उसने किसी से लिया हो और लेकर के रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो अगर लाइट ओरिजिनल है, मतलब वो क्रिएट कर रहा है, जैसे एग्जांपल सन से भी लाइट आती है, सन लाइट खुद क्रिएट करता है। तो ऐसी बॉडी जिसके पास खुद की अपनी लाइट होती है देने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये आपने अपने छोटे क्लासेस में अच्छे तरीके से पढ़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऐसी कोई बॉडी, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो लाइट दे तो रहा है बट उसके पास खुद की लाइट नहीं है, वो किसी से ले रहा है और लेने के बाद रिफ्लेक्शन के थ्रू, और कोई रास्ता नहीं है देने का, रिफ्लेक्शन के थ्रू, वो जो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज टकरा के वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। फिजिक्स में यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल से इंग्लिश की लैंग्वेज रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि वो चीज टकरा के वापस आ जाए, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसका खुद की लाइट तो नहीं है बट वो लाइट ले रहा है किसी चीज से या उस पर आ रही है और पढ़ने के बाद आपकी आंखों तक पहुंच रही है और आपकी आंखों को लग रहा है कि ये तो सोर्स है, क्योंकि सोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, जो लाइट दे, खुद की दे या किसी और की दे, उससे मतलब लाइट दे, तो सोर्स तो है वो, बट कौन सा सोर्स है वो है हमारा नॉन ल्यूमिनस सोर्स, ठीक है। तो ये सोर्स के बारे में छोटा सा डिस्कशन था जो मुझे करना था आपसे, कि आप समझो ऑप्टिक्स, जब भी आपको कोई बोलेगा सोर्स, ऑप्टिक्स में सोर्स का मतलब हो गया जो लाइट देगा। अब लाइट कैसे दे रहा है, दो रास्ते हैं, या तो उसके खुद की लाइट हो, खुद की लाइट है तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, खुद की लाइट नहीं है तो वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मून, आपको पता है मून जो है वो उसका खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट पड़ती है, सन की लाइट पड़ के उस पर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। मैं एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे पास खुद की लाइट नहीं, मेरे पास लाइट पड़ रही है, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। ट्यूबलाइट, जलती हुई ट्यूबलाइट एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसका खुद की लाइट है। हम सब के सब सोर्स हैं, हम सब के सब सोर्स हैं, लेकिन कुछ सोर्स उसमें ल्यूमिनस हैं, कुछ सोर्स उसमें नॉन ल्यूमिनस है। क्लियर हो गया सोर्स के बारे में डिस्कशन, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला जो चीज मुझे डिस्कस करना है वो है मीडियम। मीडियम क्या होता है, अब देखो मीडियम का मतलब होता है माध्यम, ठीक है। जो भी जिस रास्ते से लाइट गुजर रही है, जिस रास्ते से लाइट जाती है, वो जगह कैसी है, उस जगह को ही बेसिकली बोलते हैं लोग मीडियम। वो जो बीच का जो एरिया जहाँ से लाइट गुजर रही है, दैट इज कॉल्ड मीडियम, ओके। हालांकि देखो अगर कोई आपसे ये इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि क्या हमेशा लाइट जहाँ से गुजरेगी वहाँ मीडियम होगा, तो ये ट्रू नहीं है। क्योंकि अगर लाइट, आपने बोला है सर कि लाइट को किसी की ज़रूरत नहीं है, जैसे साउंड को कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए तभी वो ट्रैवल कर सकती है। लाइट के बारे में ऐसा नहीं है, लाइट जो है बिना मीडियम के भी और मीडियम के में भी, दोनों में ट्रैवल कर सकती है। जब बिना मीडियम के ट्रैवल करती है उसको हम बोलते हैं वैक्यूम, तो वहाँ की तो बात ही नहीं करनी, वो तो ट्रैवल कर रही है। बट जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है जिसमें लाइट ट्रैवल करती है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मीडियम। जिसमें भी लाइट ट्रैवल करे या जो भी चीज़ में ट्रैवल करती है, उस चीज़ को हम लोग, उसके अगल बगल की चीज़ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियम। अब देखो ऑप्टिक्स में मीडियम दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है रेयरर मीडियम, ठीक है,
इसको हम लोगों ने अभी रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में खूब अच्छे से पढ़ा है। लास्ट वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमने खूब अच्छे से समझा है कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। अभी मैं यहाँ भी हालांकि चूंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये, तो मैं यहाँ से सब कुछ फिर से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, मीडियम मतलब सर जिस रास्ते से लाइट गुजरती है, जो उसके अगल बगल की चीजें हैं सर, वो दैट इज कॉल्ड मीडियम। मीडियम दो तरह के होते हैं, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। देखो रेयर मीडियम नाम से क्लियर, रेयरर मतलब खाली खाली से, हल्का हल्का खाली खाली। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है, वैसी मीडियम को लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम। या अगर आपको मैं थोड़ा सा रिफ्रैक्शन रिवाइज कराऊं तो आपको याद होगा कि जब लाइट डेंसर से रेयरर में एंटर करती थी तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती थी, और जब लाइट रेयरर से डेंसर में आती थी तो नॉर्मल की तरफ दब जाती थी। तो डेंसर मीडियम मतलब जहां लाइट की स्पीड कम हो जाए, रेयरर मीडियम मतलब जहां लाइट की स्पीड बढ़ जाए। तो सपोज अगर आपके पास दो मीडियम है, आप लाइट को वैक्यूम से भेजो, अगर इसकी लाइट की स्पीड ज्यादा घट गई, इसमें मान लो कम घटी, ज्यादा इसमें कम घटी, तो ये रेयरर हो गया और वो डेंसर हो गया। डेंसर में लाइट की स्पीड पे काफी कमी आएगी, और रेयरर वाले मीडियम में लाइट की स्पीड इनहैंस होगी कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन घटेगा तो कम घटेगा, मतलब इट्स अ कंप्लीटली। अब वैक्यूम से कंपेयर करोगे तो वैक्यूम से तो सब कुछ जो है डेंसर ही है, क्योंकि वैक्यूम तो एकदम खाली है ना, कुछ है ही नहीं। उसकी कंपेयर में तुम अगर हवा में भी तुम बोलोगे यार तो डेंसर है, लेकिन कंपैरिजन अगर देखा जाए तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाती है उसको रेयरर बोलते हैं कंपेयर टू द अदर मीडियम, और जिसमें घट जाती है उसको हम बोलते हैं डेंसर, ठीक है। तो मीडियम क्लियर हो गया, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम कैसा, उसको नापने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना हुआ है, जो आपने रिफ्रैक्शन वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ा है। आई होप इस टेस्ट में बैठने से पहले आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा और ये वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो मीडियम क्लियर हो गया, जहां पर लाइट ट्रेवल करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम। इसके बाद एक चीज आती है रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा अलग अलग चीज, आपने पढ़ा है मैथ्स में लाइन सेगमेंट क्या होता है, आपने पढ़ा है मैथ्स में कि लाइन क्या होती है, आपने पढ़ा है कि रे क्या होती है, पढ़ा है, ये सब चीजें पढ़ी है। सिमिलर वही चीज है, रे है। रे मतलब क्या होता है, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट कहीं तक जा रहा हो। सो दैट इज द मीनिंग, दैट इज द सेम मीनिंग हियर इन द फिजिक्स ऑल्सो। बस ये रे किसकी है, वो रे तुम्हारी किसी ट्रायंगल की होती थी या किसी चीज की होती थी, लाइन होती थी, जो भी होती थी। ये रे किसकी है, लाइट की रे है, ठीक है। तो लाइट का रे मतलब एक पॉइंट फिक्स होगा, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी जाएगा। एक पॉइंट फिक्स क्यों किया गया, देखो ये बड़ा लॉजिकल है, इसको रे ही क्यों बोला गया, इसको लाइन क्यों नहीं बोला गया, सर दोनों पॉइंट इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। लाइन सेगमेंट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि लाइन यहाँ से लाइट शुरू हुई यहाँ खत्म हो गई, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो रे ही क्यों बोले, तो उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है। आखिर लाइट जो है वो किसी ना किसी पॉइंट से शुरू होगी, बोलो, किसी ना किसी पॉइंट से शुरू होगी। कैंडल जलाते हो तो कैंडल के पॉइंट से शुरू होती है, ट्यूबलाइट जलाते तो ट्यूबलाइट शुरू होती है। तो जहां से लाइट शुरू हुई तो वो पॉइंट उसका फिक्स हो गया ना। ऐसा तो नहीं कि उसके उस साइड और उस साइड दोनों है, लाइट बिल्कुल है, लेकिन ये लाइट है, सपोज मान लो अगर मेरा कैंडल है ये, ठीक है, अब यहाँ शुरू हुआ तो ये इसका एक पॉइंट हो गया, यहाँ से लाइट इन्फिनिटी तक जा रही है, इसके इधर भी लाइट है, लेकिन इस अब देखो यहाँ से लाइट इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, बदल गया ना डायरेक्शन। तो इसीलिए एक पॉइंट फिक्स होने की वजह से, एक पॉइंट फिक्स और दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी तक। पॉइंट कहाँ होता है दूसरा फिक्स वाला पॉइंट, सोर्स के ऊपर होता है, सोर्स ही तो है, यहाँ से लाइट निकल रही, तो सोर्स का पॉइंट फिक्स हो गया, दूसरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रे बोलते हैं, और रे ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट जो है तीन तरह की होती हैं, आइदर पहले से, या तो रिफ्लेक्शन की वजह से, या तो रिफ्रैक्शन की वजह से, मतलब कोई भी फिनोमेना की वजह से तीन तरह की ही लाइट रे आज तक देखी गई हैं। पहला, इसको बोलते हैं, जहां पे तुम्हें लगे कि सारी की सारी लाइट रे जो है सोर्स से निकल के जब मिलने जा रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट लाइट रे। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट लाइट रे। जहां पर तुम्हें लगे कि लाइट रे जो है बहुत दूर दूर जा रही है, तो जाने वाला समझा करो, तुम बोलोगे सर ये देखिए ये भी तो कन्वर्जेंट है, ये देखिए, तो देखो जाने वाले पर ध्यान दिया जाता है, देखो सब ये सब जाके मिलने जा रही है तो कन्वर्जेंट बोला। ये सब देखो जितना आगे जाएंगे उतना फैलती जाएंगी, फैलती जाएंगी, फैलती जाएंगी, तो इसको हमने क्या बोला, डाइवर्जेंट बोला। क्या बोला हमने, डाइवर्जेंट रे बोला, डाइवर्जेंट लाइट रे बोला, ठीक है, डाइवर्जेंट लाइट रे बोला। तीसरा चीज होती है, तीसरी एक रे होती है बिल्कुल एक दूसरे के देखो पैरेलल जा रही है। देखो अब ये तुम पूछ लिया कि बताओ ये आगे मिलेंगी कि फैलेंगी, तो तुम नहीं बोल सकते, बोलोगे सर देखिए डिस्टेंस बराबर है तो ये ऐसे ही चलती चली जाएंगी अनंत तक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइट रे, पैरेलल लाइट रे। तो रेस के बारे में क्लियर हुआ, रे क्यों बोला, क्यों नहीं लाइन बोला, क्यों नहीं सेगमेंट बोला, सेगमेंट ऑफ लाइट, क्यों नहीं लाइन ऑफ लाइट, ऐसा क्यों नहीं बोला, रे ही क्यों बोला, क्लियर हो गया। तो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट्स वाई इसे जानना आपके लिए जरूरी था।
अब बात करते हैं फिनोमिनास की। बेसिकली देखिए आपके उस ऑप्टिक्स में इस 10th के लेवल पे सिर्फ आपको दो ही फिनोमिना को स्टडी करना है, पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें भी लाइट रहेगी, उसमें भी लाइट रहेगी। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई चीज टकरा के वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई चीज इस पार से उस पार चली जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक और चीज मैं भूल रहा हूं जो मुझे आपको बतानी चाहिए, वो था नेचर ऑफ मीडियम में ही रेयर डेंसर तो हो गया, ठीक है। एक और चीज जो बतानी थी मुझे, वो था ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ये मतलब अलग से एक चीज है जो जाननी चाहिए हम लोग को, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो। मीडियम में ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा कोई चीज जिसकी चीजें आर पार चली जाए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब जिसमें से कोई, जैसे मान ली 100 लाइट पड़ी तो 100 लाइट में से 50 चली गई उस पार, 50 ऑब्जर्व हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, या फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गई, जो भी हो गया। और ओपेक क्या होता है, पूरी की पूरी लाइट जो है वापस हो गई या फिर एब्जॉर्व कर ली गई, कोई भी उस पार नहीं गई। तो ये भी छोटा सा टर्मिनोलॉजी हमको पता नहीं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ ये व्हाइट बोर्ड, सॉरी ये मार्कर डस्टर, तो इससे लाइट जो है इस पार नहीं आ रही है, तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा ओपेक हो गया। अगर मैं पेज लूँ तो थोड़ा थोड़ा मुझे उस पार का दिखने लग जाता है, तो ये ट्रांसलूसेंट हो गया। अगर मैं ग्लास से देख रहा हूँ तो ये कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, मुझे पूरी चीज़ें दिख रही हैं, पूरी लाइट वहाँ से बाहर से अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आर द फिनोमिना which shows the particle nature of light, okay, one by one we are going to understand those phenomena, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मोटा मोटा मतलब होता है कोई चीज जाएगा टकरा के वापस आएगा। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट जाएगी टकरा के वापस आएगी, ये पार्टिकल नेचर को शो करता है, ठीक है। अब हम लोग को स्टडी करना है कि रिफ्लेक्शन के लॉस क्या होते हैं। देखो बहुत सारे रिफ्लेक्शन कराए गए, और रिफ्लेक्शन करा करके देखा गया कुछ कॉमन चीज़ें नोटिस की गई, जिसको आगे चल के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दिया गया। तो हम लोग को पहले एक बार देखते हैं कि हुआ क्या, ठीक है। जो नॉर्मल सा रिफ्लेक्शन कराया गया, देखा गया हुआ क्या। पहली बात तो देखो, रिफ्लेक्शन के लिए एक सरफेस चाहिए आपको, एक सरफेस। अब सरफेस कैसी होनी चाहिए, जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्शन कराना है मुझे, ठीक है, रिफ्लेक्शन मुझे कराना है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लड़के वापस आनी चाहिए। अब मैंने ले लिया ग्लास, जैसे ये ग्लास ले, ये जो ग्लास है ये ले लिया, इस पर मैंने लाइट डाली, क्या होगा, लाइट जो है उस पार चली जाएगी। तो उस पार चली गई तो रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, लाइट को तो वापस आना था ना, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था, वापस आना, तो लाइट तो वापस आई नहीं। तो मैं क्या ऐसा करूं, मतलब देखो रिफ्लेक्शन हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही होता है। कोई बोले कि हर लाइट निकलेगी और रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता सरफेस आपने कौन सा रखा है। अगर आपने ट्रांसपेरेंट सरफेस रखा है तो लाइट उस पार चली जाएगी, अगर आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा है तो लाइट उस पार जाएगी, तब टकरा के वापस चली जाएगी। तो फॉर द रिफ्लेक्शन द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, पहली बात तो लाइट चाहिए, दूसरी बात तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तब वो लाइट रिफ्लेक्शन करने लग जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस और लाइट का होना जरूरी है, रिफ्रैक्शन के लिए लाइट का होना जरूरी है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए, वहां पे ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए, लाइट इस पार से उस पार जाए, ठीक है, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मान लो ये ग्लास स्लैब है, ये एक नॉर्मल सी ग्लास स्लैब है, इसको रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं। रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप लोग घर में मिरर यूज करते हैं, जैसे देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बहुत सारे होते हैं, चम्मच भी देखोगे वो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये व्हाइट बोर्ड भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट पड़ के तभी इस पर पड़ रही है और आपकी आंखों में आ रही है, तभी आप उसको देख पा रहे हैं। ये वॉल एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मतलब बहुत सारी चीजें जिसको अभी आप देख रहे हो सब बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही देख रहे हो, क्योंकि उनके पास खुद की लाइट थोड़ी ना है कि वो डायरेक्टली आपको दे रहे हैं, वो उन पे लाइट पड़ रही है, पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए आप देख पा रहे हो। तो जो भी चीज आप देख रहे हो ये सबकी सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बट उनमें से बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस माना जाता है मिरर को, ठीक है। मिरर क्या करता है, मिरर पे लाइट पड़ती है और 100% 99% लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो मिरर इज वन ऑफ द, लोगों को लगता है कि मिरर इज द ओनली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा नहीं है। ऑल द थिंग्स विच वी आर एबल टू सी एंड इफ दे आर नॉट ल्यूमिनस, ध्यान देना ल्यूमिनस नहीं है फिर भी हमें नजर आ रहा है, तो सिंपल सी बात समझ लो कि उस पर लाइट पड़ रही होगी, पड़ के वो हमें लाइट दे रही है, तभी हमें नजर आ रहा है। लाइट पड़ के उन पर रिफ्लेक्ट हो रही है, हमारी आंखों तक आ रही है, मतलब वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब वो उसका सरफेस जो है कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और मिरर दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मिरर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो इन आवर डिस्कशन, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉ, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट, सो वी विल टेक दैट पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अच्छे से रिफ्लेक्शन करे,
चम्मच पे भी ये सब रूल लागू है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो चम्मच पर भी लागू है। लेकिन चम्मच के, थाली पे, किसी भी गाड़ी के शीशे पे, गाड़ी पर, किसी भी चीज पे लागू है जो रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, हम लोग यहाँ देखें जहाँ पे रिफ्लेक्शन बढ़िया से होता है। तो ऑन द पेपर, अब यहाँ मिरर तो रखेंगे, ऑन द पेपर द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बाई डूइंग दिस वे, ड्रॉइंग स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन का मतलब ये होता है कि भाई ये जो है कोटिंग की गई है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, ठीक है। एक ग्लास लिया गया, उसके पीछे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कोटिंग की गई, जिससे क्या बन गया ये, अब ये मिरर बन गया। अब इधर इस पर कोई लाइट पड़ेगी तो इधर नहीं जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया बात, यानी आपको ग्लास लेना है, ग्लास में अगर आप रिफ्लेक्शन करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, आपको उसके पीछे कोटिंग करनी पड़ेगी। जो आप लोग मिरर देखते हो बेसिकली वो ग्लास ही होता है। ऑल ग्लासेस नहीं, ऑल मिरर्स आर ग्लासेस, but all glasses are not mirror, only those glasses are mirror which have a coating behind it। कोटिंग किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग की जाती है, अलग अलग मेटेरियल की कोटिंग की जाती है, इसके वजह से लाइट जो है रिफ्लेक्ट अच्छे से हो जाए, और हमें जितना अच्छी रिफ्लेक्शन लाइट की मिलेगी उतना बढ़िया हमारा चेहरा या जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो हम लोग को नजर आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखा गया कि एक लाइट रे, एक मान लो लेजर लाइट रे यहाँ से इस पर टकराई, ठीक है। तो टकराने के बाद जो है वो लाइट रे कुछ इस तरह से चली गई, ठीक। अब लोगों ने देखा कि चलो ठीक है भाई, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना तो हो गया कि लाइट रे जा रही है, जाने के बाद जो है इधर से इधर लौट जा रही है। फिर उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया कि ये बार बार जो है, अगर एक लाइन के प्रति, अगर जहाँ पे वो टकरा रही है, अगर वहाँ पे मैं एक नॉर्मल खींचता हूँ तो उस लाइन के प्रति बार बार सिमिट्री मेंटेन कर रहा है। सिमिट्री मतलब जैसा वो इधर है वैसा वो उधर है, सिमिट्री मेंटेन कर रहा है। तो लोगों ने और थोड़ा डिस्कस किया, देखा, एंगल वेंगल मेजर किया, तो एक चीज़ चौंकाने में मिली कि जो एंगल था, ये जो एंगल बन रहा था इस नॉर्मल से, ये एंगल और जो एंगल जो जाने वाली रे बना रही नॉर्मल से, वो एंगल दोनों बराबर आ रहे थे, ठीक है। मुद्दा ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये मतलब इन लोगों को जांच भी लॉ में अच्छे से लिखवाऊंगा मैं, बता रहा हूँ कि आपको जो है क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या चीज़ उन्होंने देखी, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना उसमें, वो ये नॉर्मल लाइन, ये जो नॉर्मल लाइन वो ड्रॉ करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी। ये ड्रॉ करने लोगों को आना चाहिए। पता है नॉर्मल का रूल क्या होता है, बहुत सिंपल सा, जहां पर इंसिडेंट रे जा करके सरफेस पे टकराएगी, ध्यान देना, जहां पर इंसिडेंट रे जा करके सरफेस को, कौन सरफेस को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टकराएगी, उस पॉइंट पर आपको एक नॉर्मल खींचना है। उस पॉइंट पर नॉर्मल का मतलब क्या था, उस सरफेस पे 90 डिग्री का एक लाइन खींचना है। देखो 90 डिग्री का लाइन खींचना है, और रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट है, खींचना है और है में फर्क ये है कि जो नॉर्मल रे है ना, ये हम लोग इमेजिनरी लाइन है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हम खुद खींचते हैं। क्योंकि एंगल जब भी बताना होगा तो किसी न किसी से दो लाइन तो कम से कम चाहिए ना एंगल के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। अगर सरफेस ऐसा, ठीक है, सरफेस ऐसा हो गया, यहाँ पर लाइट टकराई, उनको नॉर्मली नहीं खींचने आता, उनको मतलब सपोज ये लाइट आके टकराई, ठीक है, अब उनको नॉर्मली नहीं खींचने आता है। तो भाई क्या रूल बताया गया था, इंसिडेंट रे जहां पे भी, ये सरफेस मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, अब हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे जहां पर भी जा करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टकराती है, उस पॉइंट पर एक नॉर्मल खींचिए, ये नॉर्मल हो गया आपका, ठीक है। अब जितना एंगल वो बना रहा है उतना एंगल यहाँ बनेगा, मतलब इस तरह चली जाएगी। ये होता है नॉर्मल का रूट। और जो नॉर्मल लाइन होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। आने वाली लाइट को आपको पता है, अभी आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, आने वाली लाइट को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो वो एंगल बनाती है नॉर्मल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लो, रिवाइज कर लो, दिमाग में फिट कर लो, जितनी बार आएगा उतना बढ़िया है। तो आने वाली लाइट मतलब जो भी सरफेस है या जो भी मीडियम है जिससे टकराने जा रही है, टकराने से पहले उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे बोलते हैं। चाहे वो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, दोनों जगह हम उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद अगर वो वापस आ गई तो वो रिफ्लेक्शन हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और अगर नहीं वापस आई, उस पार चलेगी, तो क्या हुआ, वो रिफ्रैक्शन हुआ, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब आने वाली लाइट जो वापस आ रही है, वो नॉर्मल से इतना एंगल बनाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो लाइट उस पार घुस गई है, वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आई। तो वो रिफ्लेक्शन दोनों सेम ही चीज चल रहा है, कॉन्सेप्ट भी सेम है, लाइट भी सेम है। बस एक बार क्या हो रहा है, वापस आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, एक बार चली जा रही है उस पर, तो हम लोग बोल दे रहे हैं रिफ्रैक्शन। नॉर्मल का रूल वही है, जहां पे इंसिडेंट रे टकराए उस सरफेस पर एक नॉर्मल खींचो, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल लाइन हो जाएगी, नॉर्मल रे हो जाएगी। और नॉर्मल रे जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। बात समझ में आई। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग रेडी हो गए हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। इतनी सारी बेसिक चीजें हम लोग को क्लियर हो गई, ठीक है।
तो मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें एक पहले क्या करते हैं हम लोग, एक मिरर, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, कर करके देखा गया हर एक लाइट यही फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये एक हमने पहले ग्लास लिया, फिर इसको क्या कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर रहे हैं ताकि ये अच्छा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए। अब क्या हुआ, यहाँ से एक लाइट रे डाली, लाइट रे डाल दी गई, जहाँ लाइट टकराती है उस पॉइंट पर क्या करते हैं हम लोग, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और ये नॉर्मल जो है एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको हम लोग बोलते हैं, लाइट आ रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे और इंसिडेंट लाइट, जो भी बोलना चाहो बोल लो। टकराने के बाद ये लाइट वापस गई, ठीक है, जो लाइट वापस जाती है हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे, ठीक है। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई, और इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है नाम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो लाइट गई और जो रिफ्लेक्टेड नॉर्मल रे से लाइट जो बन रही, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड लाइट बन रही है, उसको हम बोलते हैं एंगल आर, और इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग को इस्तेमाल में आती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ओके। एंगल बनाते वक्त ये ध्यान देना, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इनको समझ में लेते हैं, ये एंगल को समझते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ना भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला गया है तो वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल से बनेगा, सिमेट्री मेंटेन करनी है, और जो दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से बनेगा। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। अब लॉ देखो, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बेसिकली दो तरह के लॉ, एक पहला लॉ और एक दूसरा लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो तीनों रे हैं, तीनों रे कौन सी, दो असली और एक इमेजिनरी, दो असली कौन सी, यानी वो कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों असली हो गई, एंड नॉर्मल रे, ये जो तीनों की तीनों जो रे हैं या लाइट हैं ये इमेजिनरी है, ठीक है। ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। जो ये तीनों की तीनों लाइन है वो किसमें एग्जिस्ट करेंगी, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब समझाता हूँ, जैसे मतलब समझो कि मेरे पास मान लो एक चार्ट है, ठीक है, एक चार्ट है, ठीक है, एक चार्ट है। अब इस पे मैंने मान लो कि इस तरह से एक लाइट खींच दी, ये मेरी इंसिडेंट, ये मेरा सरफेस, ये मेरी रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल, आपको दिख रहा है, ये लाइट दिख रही है। तो अब देखो अभी कैसा प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। अब मैं इसको अगर ऐसे कर दूं तो ये कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। इसी को अगर मैं थोड़ा सा एंगल पे रख दूं, ऐसे रख दूं, टेढ़ा रख दूं, तो क्या हो गया, इस तरह रख दूं, इस तरह टेढ़ा, ना तो सीधा खड़ा किया ना तो पूरा जमीन पर टेढ़ा रखा है, तो क्या हो गया, स्लैंट हो गया। लेकिन ये तीनों की तीनों लाइन देखो हमेशा एक ही प्लेन में, ये एक प्लेन है पूरा, इसी प्लेन में। ऐसा तो है नहीं कि जब मैं टेढ़ा कर रहा हूँ तो इंसिडेंट रे ऐसे हो जा रही है, नॉर्मल रे ऐसे हो जा रही है, ऐसा तो है नहीं। जब भी है वो एक प्लेन में आ रही है, पूरा एक प्लेन रखेंगे तो उसमें आ जाएंगी पूरी की पूरी लाइट। तो ये तीनों की तीनों जो लाइट होती हैं, लाइट रे होती हैं, पहला जो लॉ बोला गया वही बोला गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ऑल द थ्री रेज विल बी एक्ट इन द सेम प्लेन। अगर सपोज एक मेरा वर्टिकल गया है तो दूसरा भी वर्टिकल जाएगा, तीसरा भी वर्टिकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसे आया, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, प्लेन ही नहीं बन पा रहा है, ये कभी नहीं होगा। एंगल तो बराबर, मतलब दूसरा जो लॉ है, दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग को लगता है कि सेकंड लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी सेकंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों एंगल बराबर होते हैं, उनको लोगों को लगता है कि यही इंपॉर्टेंट लॉ है। ना ना ना, वो अगर आपने पहला लॉ नहीं बोला तो दूसरा लॉ कुछ भी, मतलब ये दूसरा लॉ सही होते हुए भी पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बन पाएगा। अगर आपसे कोई पूछा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो आप पहला दूसरा दोनों बताओ, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल जो है ना वो ऐसे और ऐसे भी बराबर हो सकता है बीच में नॉर्मल से। लेकिन अगर आपने ये नहीं बोला कि प्लेन में, तीनों एक प्लेन में रहेगा, तो वो रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पहली बात तो यही है कि तीनों के तीनों प्लेन में हो। दूसरी बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा होता है, ठीक है। तो पहला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा लॉ होता है। पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर सपोज मान लो कोई लाइट रे आई और उसने 30 डिग्री एंगल बनाया, अब ये एंगल बनाया, ये तो बाउंस हो जाता है, किससे, क्या एंगल सर बनाया, तो लाइट रे तो आई, कहाँ एंगल बनाया, अरे एंगल बनाया, लाइट रे एक्चुअली में आई, तो एंगल तुमको खुद निकालना पड़ेगा, वो इमेजिनरी जो नॉर्मल आता है उसको देखना पड़ेगा, उससे एंगल कितना बनाया, एंगल बनाया मतलब उसी से एंगल बना रही है वो। बच्चे बोलते हैं सर लाइट रे आई, एंगल कहाँ बनाई, अरे एंगल ये आई लाइट रे ऐसे, फिर जहाँ टकराई वहां से नॉर्मल खींचेंगे ना,
उससे देखें कितना एंगल बना, जितना एंगल बनाई है उससे हम लोग आइडिया लगाएंगे कि रिफ्लेक्टेड रे कितना कहाँ से जाने वाली है। दो रास्ते हैं, या तो तुम ऐसे लाइट गिरा के देख लो कि कहाँ से जा रही है, या तो तुम गेस कर लो बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि हाँ ये लाइट गिरी, अब यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, जितना एंगल ये बनाएगा, ये 40 बनाता है तो वो 40 पे जाएगी, 40 पे जाने का मतलब नॉर्मल से 40 डिग्री के एंगल से दूर होके रिफ्लेक्शन लाइन निकल जाएगी, समझ रहे हो। तो दो लॉ, ये दोनों लॉ जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आते हैं। पहला लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज गोइंग टू इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द दिस एंड नॉर्मल रे। ओके, तो अगर ये 30 पे आई है तो 30 पे जाएगी, अगर 40 पे आई है तो 40 पे जाएगी, 90 पे आई है तो 90 पे जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जरा देखो, कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमेशा जो लाइट रे ऐसे आई ऐसे जाएगी, हमेशा वी बनेगा, ऐसा नहीं है। सपोज मान लो अगर मेरे पास एक छोटा सा मिरर है, ठीक है, उस मिरर पे मैंने एकदम सीधी लाइट डाली, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइट डाली। अब ये लाइट कहता है कैसे जाती है, ये लाइट क्या करती है, जहां से गिरी वैसे ही वापस निकल जाती है ऐसे। अब यहाँ तो वी नहीं बना, तो वी बनना इंपॉर्टेंट नहीं, सिमेट्री रहना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिमेट्री है, यहाँ भी सिमेट्री है। अब देखो रूल क्या था अपना कि सर देखिए जहाँ पे इंसिडेंट रेट जाएगी टकराएगी वहाँ पर क्या करिए, एक नॉर्मल खींचिए, तो नॉर्मल भी तो देखो इसी ऊपर आएगा, बोलो। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच एंगल कितना बनता है, जब दो चीज़ें ओवरलैप कर जाती है तो एंगल कितना बनता है, या तो 0 या तो 180 डिग्री। तो मान लो 0 बना, तो अगर एंगल 0 डिग्री बना तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यही लॉ कहता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो भी 0 होगा, मतलब इसको भी इसी के ऊपर से आना पड़ेगा, तो बस इसलिए इसको रेट चली जाती है। तो ये मत सोचना हमेशा भी बनेगा, बस आप ये सोचना कि अगर लाइट गई और टकरा के वापस आई है तो उसने रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो किया होगा। और रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होंगी। दूसरा क्या कहता है, जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल से बना रही है वो एंगल आई एंगल, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बना रही है। ये एकदम सत्य है, ठीक है। ओके, अब देखो जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मतलब इन लोगों ने कैटेगराइज किया है। पहला बोला हमारे लिए तो हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। तो मतलब रिफ्लेक्शन चाहे 2 तरह के हों, चाहे 6 तरह के हों, चाहे 8 तरह के हों, जो ये लॉ है वो वैलिड है कि हर तरह के रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन 2 तरह के होते हैं, पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जहां पर जो हमारी रिफ्लेक्शन सरफेस होती है ना वो बिल्कुल प्लेन होती है। अगर रिफ्लेक्शन सरफेस हमारी प्लेन है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर। जैसे ये जो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे जितनी भी लाइट तुम ऐसे भेजोगे वो सब एक तरीके से, एक पैरेलल तरीके से चली जाएंगी। दिस इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। हाउ यू नो which one is a regular reflection? Whenever the reflecting surface is plane, it is called as a regular reflection. And what would be the second one? It is known as irregular reflection. Irregular reflection, ठीक है। अब जैसे मान लो कि सपोज मेरे पास एक सरफेस है, वो थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, इस तरह से है, और मैंने इसको जो है पूरा पीछे से क्या कर दिया, कोटिंग करा दी है। अब कोटिंग करा दी बस ये काम हो गया, अब ये रिफ्लेक्ट करेगा। और हमें बोला गया कि सर रिफ्लेक्ट करे, चाहे वो कैसा भी रिफ्लेक्शन हो, टेढ़े से हो सीधे से हो, अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन का लॉ वैलिड रहेगा, ठीक है। पर देखने में कई बार नहीं लगता है, ये ऐसे होगा, देखो देखने में नहीं लगेगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का लॉ, यहाँ पे तो सिमेट्री मिल रही थी बट यहाँ सिमेट्री नहीं मिल रही है। तो सिमेट्री मिली नहीं मिली इस बात पर डिपेंड करता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन किस तरह का है। अगर प्लेन सरफेस से तुम्हारा हो रहा है तो जिस तरह से आएगा उस तरह से चला जाएगा, एकदम सिमेट्री मिलेगी। अगर तुम्हारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें सिमेट्री शायद ना मिले, दिखे ना तुम्हें, लेकिन हर जगह पे रिफ्लेक्शन चाहे प्लेन से हो, चाहे बिल्कुल उबड़ खाबड़ से हो, चाहे एक बड़े सरफेस से हो, चाहे एक छोटे सरफेस से हो, छोटा मतलब एक सुई के नोक के बराबर सरफेस से भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। चाहे वो इस तरह का सरफेस हो, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो, चाहे कैसा भी सरफेस हो, अगर उस पर लाइट गिरी है और वापस आई है तो उसने रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो किया होगा, बिल्कुल क्लियर कट। बिकॉज लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ पॉइंट फिनोमेना। जो चीज जाके टकरा रही है, अगर मान लो कोई बड़ी चीज टकराती है ना तो वो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, शायद वो रूल फॉलो नहीं करती। बट लाइट के अंदर कौन बैठा है, पार्टिकल। पार्टिकल का नाम क्या था, फोटोन। और फोटोन का साइज बहुत छोटा होता है, तो कितना भी तुम उबड़ खाबड़ करोगे उसके लिए तो वो एक पॉइंट ही चाहिए ना उसको, तो उसके लिए तो एक प्लेन ही सरफेस रहा वो छोटा सा। भाई चींटी के लिए ये मतलब तुम्हारे उबड़ खाबड़ तुमने मिट्टी बना रखी है, बट चींटी के लिए क्या, चींटी इतनी बड़ी सी है, उसके लिए तो प्लेन ही नजर आएगा उसको, बोलो। तो इसीलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इट इज अ पॉइंट फिनोमेना।
वो चाहे मिरर तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा हो चाहे सीधा हो, सबके लिए वैलिड रिफ्लेक्शन होगा। हाँ, देखते वक्त तुमको जब प्लेन देखो तुम लगे हाँ यार मस्त, लेकिन तुमको बराबर बराबर है तो एंगल बराबर बराबर होगा। यहाँ तुम लगेगा अरे सब टेढ़ा मेढ़ा घुसा हुआ, इधर उधर एक इधर जा रहा है इधर जा रहा है, डिस्टर्ब्ड है। बट अगर तुम एक पर्टिकुलर किसी लाइट रे के देखोगे जो आई है और जो गई है, उसमें तुमको सिमेट्री हमेशा नजर आएगी, हमेशा। तो दिस इज रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर यू। आपके जो इस सिलेबस में 10th में उन्होंने एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस को उठाया है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको पता है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। उन्होंने एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस को उठाया है जिसका नाम है मिरर। ठीक है, मिरर सिर्फ उठाया है उन्होंने, और कोई सरफेस नहीं लिया, और लेना भी नीचे, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, कुछ ना कुछ परसेंटेज कम हो जाती है। तो आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ मिरर उठाया गया है। आपको पता है मिरर जो है वो दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर और कर्व मिरर। कर्व मिरर भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। मिरर्स का जो टॉपिक है, मतलब अभी हमने रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ लिया, अब किसी तरह का रिफ्लेक्शन हो ये सब वैलिड है, बट हम लोग एक स्पेशल केस पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन इन मिरर्स, वो कैसे कैसे होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इस वीक में कंसीडर करेंगे। इस वीक में हमारा टारगेट यही है कि रिफ्रैक्शन के सारे सवाल और रिफ्लेक्शन के सारे सवाल को अच्छे से कंप्लीट किया है, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में और बढ़िया पेपर बनाया जा सके। ठीक है, तो आज के टेस्ट के बस रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, और जो रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया था वीडियो में, पिछले वीडियो में, उसके बेसिक्स रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।